हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज जो शेष चैप्टर रह गया था, शेष टॉपिक चैप्टर नहीं, पृष्ठ रसायन का शेष टॉपिक रह गया था, उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरकों में जो शेष टॉपिक थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद आने वाला आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका कोलाइडी विलयन, और उसमें कोलाइडी अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक क्यों जरूरी होती हैं इसके बारे में हम आपको डीपली बताएंगे, और ये बताएंगे कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में। तो बताएंगे आपको कैसे। पहले उत्प्रेरक वर्धक के बारे में जान लेते हैं। उत्प्रेरक वर्धक, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज का ग्रोथ होना यानी बढ़ जाना। तो लाइन को पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ये पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, परंतु इनकी उपस्थिति उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देती है। अब चलते हैं थोड़ा सा बैक। आपको हमने पढ़ाया था अधिशोषण। अधिशोषण में क्या क्रिया होती है कि अधिशोष के कण अधिशोषक के पृष्ठ से जब चिपकते हैं या उस पर स्थिर हो जाते हैं, वह क्रिया ही उत्प्रेरक के लिए लागू की जाती है। जैसे आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे कुछ ले लेते हैं उत्प्रेरक के कण, उत्प्रेरक के कण ले लेते हैं। तो हमने मान लिया कि हम इस समय अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। जैसे यहाँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये इरिवर्सिबल होती है लेकिन सीधा बता देंगे, बनती है अमोनिया गैस। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 3। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। अब ये पूरी कंप्लीट हो गई। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को चाहे जितने ताप या दाब में रखें, कभी भी अमोनिया नहीं बन सकती जब तक उत्प्रेरक आयरन और मोलिबेडनम के मिश्रण से नहीं गुजारेंगे। उत्प्रेरक आयरन और मोलिबेडनम के मिश्रण से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को नहीं गुजारेंगे तो अमोनिया नहीं बनेगी। अब बताते हैं इनका उपयोग अधिशोषण में कैसे हुआ था। जैसे ये आयरन के कण हैं, ये आयरन के कण हैं और इनकी संयोजकताएं होती हैं। संयोजकताएं मतलब बॉन्ड, जो आपस में बंध बनाने की क्षमता होती है। और ज़्यादातर जितने भी तत्व उत्प्रेरक होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो बंध हैं आपके, इन बंधों पर सक्रिय खांचे पाई जाती हैं। इन पर क्या होता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का अधिशोषण हो जाता है। यानी कि इन संयोजकताओं पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है। अब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है तो इनके बीच में क्रिया किसकी होने लगती है? बंध बनाने की। अब ये आपस में बंध बनाएंगे तभी तो आयरन और मोलिबेडनम। अभी हम मोलिबेडनम की बात नहीं बता रहे हैं, तो आपको पूरी तरीके से बताते हैं। इसको रब कर देते हैं, ये बना रहने देंगे। इसके एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण से, और यहाँ पर आयरन नीचे लिख देंगे आप मोलिबेडनम, बनती है अमोनिया गैस। 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 3 का। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आयरन और मोलिबेडनम के मिश्रण से गुजारने पर आपको क्या प्राप्त हो रही? अमोनिया। और अगर इन दोनों को ना लिखा जाए और इन दोनों को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण में ना डाला जाए तो आपकी अमोनिया बनेगी, लेकिन बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में। आपको चाहिए कितनी? ज़्यादा। जब चाहिए होगी ज़्यादा तो ये होती है हैबर विधि। इसे इंडस्ट्रियल औद्योगिक विधियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आयरन, इसकी सक्रियता को, आयरन उत्प्रेरक है जो क्रियाविधि को बढ़ा देता है, और मोलिबेडनम इसकी सक्रियता को बढ़ा देता है। तो यहाँ लिखा है वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, परंतु इनकी उपस्थिति उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देती है।
ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये पदार्थ आयरन तो उत्प्रेरक हो गया, आयरन उत्प्रेरक हो गया। और मोलिबेडनम का क्या काम है? मोलिबेडनम अधिशोषण की प्रकृति और लक्षण के बारे में हमने बताया था कि जब किसी पदार्थ या सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी सतह जितनी बड़ी होगी, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना अधिक होगा उतना ही अधिशोषण अधिक मात्रा में होगा। अब क्या करते हैं कि मोलिबेडनम बीच बीच में फंस जाता है, मोलिबेडनम बीच में फंस जाता है, मोलिबेडनम बीच में फंस गया और इसकी आयरन की सतह को और बढ़ा दिया। जब सतह बढ़ गई यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एक इतना सा टुकड़ा है आयरन, मान लिया ये आयरन धातु की एक सतह बन रही है जो यहाँ पर है, ये केवल आयरन की है। और जब इसमें मोलिबेडनम डाला तो आयरन ने इसका आकार इतना बढ़ा दिया, इतने से ये क्या हो गया, आकार बढ़ गया, बढ़ गया। किसके कारण? मोलिबेडनम। अब सतही क्षेत्रफल पहले इतना था चारों दिशाओं में, अब बढ़ गया है। और जब चारों दिशाओं से सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उत्प्रेरक की सक्रियता भी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो यहीं पर बताया, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते परंतु इनकी उपस्थिति यानी कि मोलिबेडनम की उपस्थिति उत्प्रेरक की सक्रियता यानी ताकत बढ़ा देती है। पदार्थ, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब मोलिबेडनम बीच में फंसा तो उत्प्रेरक का साइज बड़ा हो गया। अब इस पर ज़्यादा गैसें अधिशोषित हो सकती हैं, ज़्यादा गैसें इस पर इकट्ठा हो सकती हैं, अधिशोषित हो सकती हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को जल में प्रवाहित करेंगे। किसमें? जल में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसको जल में प्रवाहित करेंगे तो Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड, ये आपका डाला जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। ये तो उत्प्रेरक का कार्य करेगा और आपकी अपक्रिया होगी। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, इसका काम खत्म हो गया। ये आपका मिटा दिया। तो यहाँ पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। यह अपक्रिया हो रही होती है इस उत्प्रेरक, लेकिन इसमें एक और मिश्रण डाला जाता है क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिबेडनम का। क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिबेडनम क्या होता है? इसका आकार, मान लिया ये फेरिक ऑक्साइड इतनी जगह पर उत्प्रेरक बनाए है, ठीक है, इतनी इसकी सतह है चारों ओर से, इतनी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो ये माना है हमने। और इसकी क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिबेडनम की उपस्थिति इसकी सतह को इतना बड़ा कर देती है। तो भाई अब सतह बढ़ गई तो इस पर अधिशोषण भी बढ़ जाएगा, यानी कि बैठने वाले पदार्थ भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब ज़्यादा अधिशोषण हो गई तो कहते हैं कि सांद्रता बढ़ जाएगी। और रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ की जब सांद्रता बढ़ जाती है तो रासायनिक अपक्रिया बढ़ जाती है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। ये उत्प्रेरक नहीं है लेकिन इसकी ताकत को, ये इसकी ताकत को बढ़ा देता है। और जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की ताकत को बढ़ा देता है वह क्या कहलाता है? वह है उपस्थिति उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। तो ये आपका हो गया वर्धक। आप समझ गए होंगे अब इस बातों से कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं होते हैं परंतु उनकी उपस्थिति उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो
तो अधिशोषण भी बढ़ता है और पदार्थ में सांद्रता भी बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया में जब किसी की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। अब आ जाता है उत्प्रेरक विष। ये है आपका उत्प्रेरक विष। विष मतलब आप तो जानते ही हो कि उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देना, उत्प्रेरक की क्षमता को खत्म कर देना। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं। क्या लिखा है? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं, यानी रुकावट उत्पन्न कर देते हैं या तो उनमें गड़बड़ी पैदा कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। बहुत आसान एग्जाम्पल है, आपको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल बताते हैं, यही अमोनिया वाला। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से जब हम मोलिब्डेनम और आयरन की उपस्थिति में गुजारते हैं तो अमोनिया बनती है। ये अमोनिया आपकी बन रही है, अमोनिया उड़ रही होती है उस समय। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम आयरन और मोलिब्डेनम के से गुजारते हैं तो हमारी अमोनिया गैस बन रही होती है। अब इसमें हमने कुछ ऐसा पदार्थ डाले जो उत्प्रेरक को, उसकी ताकत को ख़त्म कर देता है। हम इसमें डाल दें H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो अमोनिया गैस बनना कम हो जाएगी। किसके कारण? उत्प्रेरक की सक्रियता नष्ट हो जाएगी। अब क्या होगा? जो उत्प्रेरक की सतह है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर जो सक्रिय खांचे पाई जाती हैं बंध बनाने वाली, वो उनकी सक्रियता नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो ये हो गया विष उत्प्रेरक, और ये हो गया उत्प्रेरक। आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को आयरन और मोलिब्डेनम के मिश्रण से गुजारते हैं तो वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो अमोनिया गैस बन रही होती है। अब अमोनिया गैस हमको नहीं चाहिए, मान लिया हमें अमोनिया गैस नहीं चाहिए और वो फिर भी बन रही है, तो हम उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डाल दें, प्रवाहित करा दें, तो अमोनिया गैस बनना कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, हो सकता है क्रिया ही नष्ट हो जाए। तो ये कहलाता है उत्प्रेरक विष। अगला पॉइंट इसमें हम बताते हैं, CH3COCl का हाइड्रोजनीकरण। इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। इसको मिटा देते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे। CH3COCl का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा एसिटल्डिहाइड CHO और बनेगा आपका HCl। कैसे? यहाँ से क्लोराइड परमाणु टूटेगा और यह Cl निकाल देगा। यह हाइड्रोजन यहीं पर इस संयोजकता से दो हैं, इसमें से एक यहीं पर जुड़ जाएगा और CHO बन जाएगा और निकल जाएगा आपका HCl। अब यहाँ पर हमारा एक उत्प्रेरक और कार्य करेगा जिसका नाम होगा प्लेटिनम उत्प्रेरक। और ऐसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन से सदैव अपचयन ही कराया जाता है। एसिटिल क्लोराइड का अपचयन उत्प्रेरक प्लेटिनम की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड पृथक हो जाता है। अब ये अपक्रिया में हमें नष्ट करना है, इस अपक्रिया को हमें नष्ट करना है, तो हम इसमें एक पदार्थ डाल देते हैं बेरिलियम सल्फेट। हम जब इसमें बेरिलियम सल्फेट डालते हैं तो ये उत्प्रेरक की सक्रियता यानी प्लेटिनम की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और इसे कहते हैं विष उत्प्रेरक, यानी कि उत्प्रेरक का जहर। किसी की सक्रियता को बढ़ा देना वर्धक कहलाता है और किसी की सक्रियता को घटा देने वाला यानी नष्ट कर देने वाला उत्प्रेरक विष कहलाता है। ये आपके हो गए उत्प्रेरक, जो पिछले वीडियो में काफ़ी बड़ा होने के कारण
अब इसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा उत्प्रेरकों के लक्षण। उत्प्रेरक के लक्षण क्या होते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसको हम मिटा दें, टॉपिक का मतलब ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब टॉपिक यही नहीं, अगला टॉपिक अपना इसी में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्प्रेरकों के लक्षण। तो लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। तो अब आ जाते हैं उत्प्रेरकों के लक्षण पर। उत्प्रेरक के लक्षण ये आपके सामने लिखे हुए हैं। हर एक लक्षण को बिल्कुल आपको सटीक और गहनता से बताएंगे। पहला लक्षण क्या दिया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन। संगठन मतलब है जो उसके अंदर विद्यमान है, जो भी कण मिलके वो एक संगठन बनाए हैं। उत्प्रेरक अपना संगठन बनाए हैं। क्रिया जिसमें कर रहे हैं वो बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है उत्प्रेरक भार, जितने भार का डाला गया, तथा रासायनिक संगठन, जो उसके अंदर के संगठन है, की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। हमने जब पहला वीडियो दिया था तब भी बता दिया था कि उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया कराने के लिए काफ़ी होते हैं और वो स्वयं अभिक्रिया के अंत में खुद को हटा लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। उनका जितना वजन होता है वो उतना ही प्राप्त होता है अभिक्रिया कराने के बाद में, और जितना उसका रासायनिक संगठन होता है वो भी प्राप्त होता है। जैसे हमने आपको बताया था KClO3 में हमने डाला था उत्प्रेरक MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO2 डाला था, ये 1 ग्राम डालेंगे तो 1 ही ग्राम रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा, 10 ग्राम डालेंगे 10 ग्राम ही प्राप्त होगा। और इसमें मैग्नीज ऑक्साइड है तो इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड ही प्राप्त होगा। बस ये इस अभिकारक की कंडीशन को बदल देगा। तो ये बनाएगा 2KCl + 3O2 और ये बाहर निकल जाएगा MnO2। भाई ये उत्प्रेरक है, ये बाहर निकल गया। अपरिवर्तित मतलब है अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। तो 2KCl और 2 3 6 ऑक्सीजन वहाँ प्राप्त हो गई, ऑक्सीजन पूरी। तो ये अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, अलग हट जाते हैं। दूसरा है उत्प्रेरक की अल्प मात्रा, थोड़ी सी ही मात्रा, जो MnO2 डाला है, ऐसे उत्प्रेरकों की थोड़ी सी मात्रा ही अधिकांश अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक हम ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते, थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं। थोड़ी सी मात्रा ही हम अभिक्रिया जब हो रही होती है उसमें थोड़ा सा उत्प्रेरक डाल दे तो अभिक्रिया की स्पीड या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन का मतलब होता है या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो थोड़ी सी मात्रा में उत्प्रेरक डलाता है, ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक सामान्यतः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है विशिष्ट प्रकृति? कहते हैं उत्प्रेरक एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। हर रासायनिक अभिक्रिया को, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हर रासायनिक अभिक्रिया को वो उत्प्रेरित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकते। जैसे ये MnO2 है, ये सिर्फ KClO3 की ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। और दूसरी अभिक्रिया बताई थी नाइट्रोजन + 3H2 हाइड्रोजन, इससे जो अमोनिया बनती है और इसमें उत्प्रेरक डाला जाता है आयरन और मोलिब्डेनम। ये सिर्फ इसी में काम आएगा, ऐसा नहीं है आयरन और मोलिब्डेनम किसी में भी डाल दो और उत्प्रेरित कर देगा, नहीं। एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही काफ़ी होता है। हर अभिक्रिया या बोले प्रत्येक अभिक्रिया को एक ही उत्प्रेरक उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। ये तो पॉइंट होगा। चौथा उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। साम्यावस्था होता मतलब जिस स्थिति में
जो स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया बनती है, तो इसकी जो साम्यावस्था है, बनने की जो क्रिया है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया ही बनाएगा और ना कि उसमें कोई परिवर्तन ला दे। बस उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, बनने की स्पीड को बढ़ा देगा या घटा देगा। उसकी जो साम्यावस्था, एक स्थिरता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। अगला पॉइंट, उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित का मतलब है यहाँ पर कि गड़बड़ी नहीं करता है। यदि KClO3 में हम उत्प्रेरक मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, अगर इसे ना डालें फिर भी KCl बनेगा और ऑक्सीजन मुक्त होगी। ये ऐसा नहीं करेगा कि पोटेशियम को अलग कर दे और क्लोरीन गैस को अलग मुक्त कर दे। ये सिर्फ अभिक्रिया की दर को स्पीड बढ़ाने के काम का है, या स्पीड उसकी घटा सकता है, लेकिन उसके बनने वाले उत्पाद को परिवर्तन नहीं करता है। ये नहीं है कि जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया बन रही है, अमोनिया की जगह पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को बना दे। जो भी बनने वाला है वो ही बनेगा, उसकी कंडीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उत्प्रेरक का सिर्फ काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या घटा देना। बनने वाली चीज में कोई परिवर्तन नहीं करता है, बनने वाले उत्पाद में नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म वितरण अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होता है। यदि हम सूक्ष्म वितरण का मतलब होता है या सूक्ष्म वितरित, यदि हम उत्प्रेरक को पीस कर चूर्ण या छोटे छोटे टुकड़ों में डालते हैं तो उत्प्रेरक ज़्यादा कार्यगर होता है, और अगर बड़ा ही टुकड़ा डाल देते हैं तो उत्प्रेरक उतना शक्तिशाली नहीं होता है। तो जब हम उत्प्रेरक को पीस कर डालेंगे या छोटे छोटे टुकड़ों में डालेंगे तो उत्प्रेरक ज़्यादा प्रभावशाली कार्य करेगा। अगला पॉइंट है, उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उतनी ही उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है। लाइन में कुछ ज़्यादा लिख दिया, अधिक होती है उत्प्रेरक का। जैसे ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऐसा ही उत्प्रेरक, जैसे हमने इस पर लिखा और आपको समझा दिया, तो ये आपको लिखकर समझा देना का मतलब होता है कि आपके समझ में आ गया और इसने बोर्ड ने उत्प्रेरक का कार्य कर दिया। हम अब क्रिया करने वाले, इस पर लिखने वाला उत्प्रेरक और आपके समझ में आने वाला उत्पाद। ठीक, बात समझ गए। अगर इस बोर्ड को हम छोटा कर दें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा, और बड़ा है तो जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में लिखकर आपको समझा सकते हैं। तो उत्प्रेरक का जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही इस उत्प्रेरक की शक्ति अधिक होगी और सक्रियता भी अधिक होगी। अब आ जाता है एक पॉइंट और इसमें रह जाता है ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता। अब ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता बतानी है, और इसमें होता है एक वर्णात्मक और चयनात्मक उत्प्रेरक। सिर्फ वर्णात्मक वर्णन कर सकते हैं और चयन भी कर सकते हैं। इसको रफ करते हैं, ये लीजिए रफ। तो अब आपको बताते हैं ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं। जो ठोसों के रूप में उत्प्रेरक डाले जाते हैं, गैसों के अलग होते हैं और द्रवों के अलग होते हैं उत्प्रेरक। जो ठोसों के रूप में उत्प्रेरक डाले जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? पहले हमने यहाँ पर सक्रियता लिख दिया था, लेकिन विशेषता बोलते हैं। तो ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं, तो उत्प्रेरकों की विशेषताएं, पहली विशेषता है सक्रियता। ठोसों की सक्रियता क्यों अधिक होती है? जो ठोस उत्प्रेरक के रूप में डाले जाते हैं उनकी सक्रियता क्यों अधिक होती है? कभी आपने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया पर कॉपर लिखा जाता है, कभी निकिल लिखा जाता है, कभी प्लेटिनम लिखा जाता है, कभी मैग्नीज लिखा जाता है, कभी आयरन धातु लिखी जाती है। यह शब्द कभी आयरन लिखा मिलेगा, कभी निकिल लिखा मिलेगा, कभी कॉपर, कभी मैग्नीज, ये चीज़ें लिखी मिलती हैं। तो ये ठोस पदार्थ होते हैं, इनकी सक्रियता क्यों अधिक होती है? वैसे गैस भी डाले जाते हैं, जैसे कभी कभी C2H5OH डाल दिया जाता है, ये द्रव अवस्था में होता है। कभी कभी H2SO4 डाल दिया जाता है, ये द्रव अवस्था में होता है।
तो हमें ठोस के बारे में बताना है। ठोसों की सक्रियता क्यों अधिक होती है जब वो उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। तो बताते हैं, किसी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता अधिशोषण यानी कि अपने ऊपर अभिकारक के अणुओं को बिठालने, यानी बिठालने क्या है, ठोस उत्प्रेरक है और उस पर ठोस उत्प्रेरक उस समय कहलाएगा अधिशोषक, और जो अभिकारक क्रिया करने वाले अभिकारक अणु होंगे वो उस पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित होंगे। तो वह प्रक्रिया कहलाती अधिशोषण। अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है। ठोस उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसका सतही आकार जितना अधिक होगा उतनी उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होगी, उतनी उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने जल प्रवाहित किया, प्लेटिनम धातु डाली, तो प्लेटिनम का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, इसकी जगह पर और भी हो सकते हैं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ प्लेटिनम फिर ले लें तो जल बनेगा H2O और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, वो भी आधी। तो ये होते हैं ठोस उत्प्रेरकों की सक्रियता। जितना ज़्यादा उनका सतही क्षेत्रफल अधिक होगा, जितनी ज़्यादा वो जगह घेरेंगे उतनी उत्प्रेरक की उनकी क्षमता होगी। आगे आ जाता है वर्णात्मक, चयनात्मक जिसे बोलते हैं, चयन करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मक वर्णन, हम उसे चयन क्यों करते हैं, स्पेशल ही क्यों लेते हैं, स्पेशल उत्प्रेरक क्यों लिया जाता है। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मक उसी की अभिक्रिया को दिशा देकर, यानी हम उस अभिक्रिया में वही उत्प्रेरक क्यों लेते हैं जो कारगर होता है, क्योंकि वो अभिक्रिया को एक नया मोड़ देता है। मतलब है उस समय ही बल्लेबाज को भेजेंगे, जब वो रन स्पीड से बनाता है तो हिटर बल्लेबाज को भेजेंगे, और जब वो कमज़ोर जो जिसे विकेट पर टिक कर खेलना है तो किसी सिंगल लेने वाले को भेजेंगे। तो हमें वही चयन करना है, वही अब उत्प्रेरक अभिक्रिया में डालना है। तो किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मक उसी की किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता से है। जैसे हम वर्णात्मक करेंगे, अब यहाँ हम बता रहे हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, CH3 CHOH, ये एसिटल्डिहाइड है। इसका हम अब चयन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के साथ अब चयन करेंगे, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम धातु। यहाँ उत्प्रेरक क्या हो गया, प्लेटिनम, और यही एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, यही एसिटल्डिहाइड है। और इसका हम अब चयन करेंगे तो हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ही प्राप्त हो जाएगा, या यहाँ पर हम कुछ और शब्द ले लेते हैं, तो हमें जो बनाना होता है उसी का हम उपयोग करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है एसिटल्डिहाइड की जगह पे हम कुछ और ले सकते हैं। देखिए कैसे, CH3 CHO, ठीक है, इसी को ले लिया एसिटल्डिहाइड, और दूसरा ले लें CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका भी अब चयन कराएं, तो यहाँ पर अब चयन कराएंगे तो हम धातु ले लें जिंक और मरकरी का मिश्रण, ये भी उत्प्रेरक है, ठोस है भाई। ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, यहाँ भी हाइड्रोजन से क्रिया होनी, यहाँ भी हाइड्रोजन से क्रिया होनी है। यहाँ चयन हमने किया प्लेटिनम का और यहाँ हमने चयन किया है जिंक अमलगम का। अब दोनों में क्रियाएं अलग अलग होनी है। ये क्या करेगा, ये बंदा करेगा क्या, इस ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से चयन कर लेगा। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2H2O, ये पूरी ऑक्सीजन को छीन लेगा और 2 हाइड्रोजन के साथ में एक जल का निर्माण कर देगा। हो गया जल का निर्माण। अब बचे हुए 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहीं पर आकर जुड़ जाएंगे तो ये CH3 बन जाएगा। ये कितने बचे, 2 हाइड्रोजन, इन्हीं दोनों संयोजकताओं से आकर जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा CH3 यानी एथेन बन गई। ये क्या बना, इसके ऊपर लिख देते एथेन।
हमने ऐसा उत्प्रेरक चयन किया, चयन का बड़ात्मक मतलब होता है चयन करना, जो हमें अभिकारक बनाना है, हमें बनानी है एल्केन, तो हमने प्लेटिनम उत्प्रेरक ले लिया और इसने क्या किया कि इस हाइड्रोजन से अपचयन कराने के बाद में पूरी ऑक्सीजन को छीन लिया और क्या बना दिया, एक एथेन बनाया और जल अपघटित हो गया, अपचयन हो गया। अब हम जिंक अमलगम, जिंक अमलगम में क्या होगा, ये बंध आपका टूट जाएगा और हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख लें H सिंगल बॉन्ड H, H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन ही लिखी है H2 जिसे बोलते हैं। यहाँ से एक बंध टूटेगा तो ये बंध टूटने पर दो टुकड़े हुए, एक नीचे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा OH। तो इसे क्या बनाते हैं CH3 CH2 और बन जाएगा ऊपर की ओर OH। तो ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। अब देखिए एसिटल्डिहाइड का भी हाइड्रोजन से क्रिया हो रही, अपचयन हो रही। जब प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में हो रही थी तो हमने एल्केन बनाई यानी कि एथेन बनाई, और जब हमने जिंक अमलगम डाल दिया तो हमने चयन किया, ये हाइड्रोजन इसी से अपचयित हो गए तो इसने एथिल अल्कोहल बनाया। ये OH आप सामने भी लिख सकते हैं, बन गया एथिल अल्कोहल। तो ये हम उसी उत्प्रेरक का चयन करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अब आ जाता है जियोलाइट। जियोलाइट, जियोलाइट के बारे में बताना, ये आपका ख़त्म हो गया। ये लीजिए मिटा देते हैं। जियोलाइट के बाद में आपका होगा एंजाइम उत्प्रेरक। जियोलाइट, तो अपना है जियोलाइट आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक। आकृति के हिसाब से यानी अभिकारक अणु और उत्पाद बनने वाले उत्पाद अणुओं की आकृति कितनी होगी तो उनके ऊपर निर्भर करेगी जियोलाइट आकृति। ठीक है, जियोलाइट आकृति या बोलेंगे वर्णात्मक उत्प्रेरक। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या बात कही गई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक के रंध्र यानी के खांचे, रंध्र मतलब होता है खांचे, उसके अंदर छिद्र, कॉमा संरचना अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं पर निर्भर करता है। अब जैसे ये हमने बताया था कि उसमें कुछ सांचे ऐसे टेढ़े मेढ़े बने होते हैं और ये आयरन का एक कण है, ये इसकी संयोजकता है। दूसरा आयरन का कण है, उसमें हो सकता है खांचे ऐसी हों। तीसरा आयरन का कण है, उसमें हो सकता है खांचे इस प्रकार की हों। तो ये सांचे, ये ही तो आकृतियां हैं, इनमें ऐसा ही हमें चाहिए जो बिल्कुल फिट हो जाए। क्या हो जाए, इनमें क्वार्टरों में फिट हो जाए, ये क्वार्टर भी कहलाते हैं। आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। कुछ सिलिकॉन के परमाणु, अब सिलिकॉन में एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना मिला दी जाए, एल्यूमिना बोलते Al2O3, तो एल्यूमिना को हम सिलिकॉन में मिलाते हैं तो कुछ कुछ सिलिकॉन के परमाणु एल्यूमिनियम परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बीच में एक क्वार्टर बना SI की जैसी संरचना बनाते हैं। ये बीच में क्या बन गई संरचना, इसकी खांचे, ये जो यहाँ पर ये संरचना टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, ये किस आधार पर होंगी, जैसे आपके अभिकारक और उत्प्रेरक होंगे, मतलब अभिकारक और उत्पाद होंगे। अभिकारक की जैसी संरचना होगी वैसी ही इसकी संरचना होगी और ये संरचना ही जियोलाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, जियोलाइट। अब इस पर कोई अभिकारक अणु आया तो वो ऐसे ही बैठेगा जैसी इसकी संरचना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, और यहाँ पर आया तो ऐसा ही बैठेगा। उस समय अभिकारक अणु कैसा हो जाएगा, ऐसा।
जो यहाँ पर आके इसमें फिट हो जाएगा, और यहाँ पर कैसा होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जो यहाँ पर आकर फिट हो जाएगा। तो ये प्रकार के एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन प्रकार की संरचना बनाते हैं। जियोलाइटों में होने वाली अभिक्रियाएं जियोलाइटों की खांचों पर निर्भर करती हैं। ये जो खांचे होती हैं इन्हीं पर जियोलाइटों की अभिक्रियाएं निर्भर करती हैं। अब अपना टॉपिक इसमें आ जाएगा एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, अब इसको हम रफ कर देते हैं और आपको बताते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। ये आप जियोलाइट खांचे समझ गए हैं, अब एंजाइम उत्प्रेरक। हेलो, तो अब आ जाता है आपका एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक जानने से पहले देखिए, हमारे शरीर में जो भी पाचन क्रिया से संबंधित जो भी घटनाएं अंदर घटित होती हैं वो सभी एंजाइमों द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। सभी जो भी घटनाएं, जो भी हम खाना खाते हैं उस पर कंट्रोल, कैसे पचाना है, कैसे खाने को किस कण में बदलना है, तो ये सब एंजाइमों पर ही निर्भर करता है। हमारे अंदर भी जो एंजाइम पाए जाते हैं वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। अब यहाँ पर बात है कि हमारे शरीर में घटनाएं क्या होती हैं, तो उससे पहले हम एंजाइम के बारे में जान लेते हैं। एंजाइम आखिर होते क्या हैं। तो एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, बहुत ही जटिल अजीब प्रकार के। जटिल का मतलब है अनोखे टाइप के। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो जीवित पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। एंजाइम पौधों में भी उत्सर्जित होते हैं और जंतुओं में, जैसे हम आप और जो भी भैंस जानवर, बकरी, भेड़, गाय, कीड़े मकोड़े, सब में भी कुछ ना कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। पौधों में होते हैं सेबिक एंजाइम और क्या नाम, जिब्रेलिन हार्मोन, बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं। और जिसमें एसिटिक, जैसे हम बोलते हैं एथिलीन, तो ये भी एक एंजाइम का काम करता है जो फलों को पकाता है। तो पौधों एवं जंतुओं में विशेष अंगों से उत्सर्जित होते हैं, यानी कि इनका सेक्रेशन उत्सर्जित होता है। तो विशेष अंगों से हर एक एंजाइम निकलता है। इस अंग से ये एंजाइम निकलेगा, दूसरे अंग से ये एंजाइम निकलेगा, इससे ये एंजाइम निकलेगा। आप बताते हैं वास्तविक रूप में ये उच्च अणुभार, इनमें अणुभार की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इनके एंजाइमों के जो अणुसूत्र होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अणुभार भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इनके परमाणु होंगे वैसे वैसे अणुभार भी बढ़ता जाएगा। बाली प्रोटीन है और एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी विटामिन प्रोटीन नहीं होते हैं। विटामिन अलग होते हैं, एंजाइम बात अलग होते हैं। एंजाइम की जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया और अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, एंजाइमों के ज़्यादा निकलने पर और कम निकलने पर। तो यहाँ पर है प्रोटीन है जो जल में कोलाइडी विलयन बनाती है। एंजाइम एक प्रोटीन है, जब इनको जल में घोलते हैं तो ये कोलाइडी विलयन बना लेती हैं। जंतुओं और पौधों की जीवन प्रक्रम के अनुरक्षण के लिए होने वाली अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा ही प्रेरित होती हैं, उत्प्रेरित होती हैं। हमारे शरीर के जो भी संतुलन है, देखिए शरीर में बहुत सी घटनाएं, विटामिन कम हो जाए तब भी बीमार हो जाएंगे, कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी। एंजाइम कम हो जाएं या अधिक हो जाएं तो आपके शरीर की पाचन क्रिया, जो शरीर के अंदर होने वाली पाचन क्रिया, यहाँ श्वसन से लेकर मलाशय तक जो भी घटनाएं घटित होंगी उनमें कुछ गड़बड़ी आ सकती, हो सकता है आपका डाइजेस्ट खराब हो जाए, पाचन क्रिया में फ़र्क पड़ जाए, हो सकता है डाइजेशन इतना हो कि आप उसको संभाल ना पाएँ। जो ज़्यादा खाना खाने लगते हैं उनका डाइजेशन ज़्यादा अच्छा होने लगता है। और ये विटामिन के
हार्मोन्स में भी गड़बड़ी होने पर हमारे पाँव से होती आंखें की रोशनी भी कम हो सकती है, हमें दिखाना कम हो सकता है, हम ज़्यादा सीधे तनकर खड़े नहीं हो सकते हैं, अंदर से बॉडी लूज हो जाएगी। तो एंजाइमों के बारे में ऐसे ही बहुत से पदार्थ होते हैं जिनकी जरा सी मात्रा में गड़बड़ी शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न कर देती है और उनका क्या उपयोग होता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ एंजाइमों के बारे में, वो शरीर में क्या घटनाएं घटित करते हैं। तो नंबर एक होगा अपना इन्वर्टेज एंजाइम। पहले इसको रफ कर देते हैं और आपको बताते हैं इन्वर्टेज एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम तो लिख लेते इन्वर्टेज, टेस लिखो या तेज लिखो, इन्वर्टेज कर देते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम जब आप क्या करेंगे, चीनी C12H22O11 का मिश्रण और जल साथ में पी लेंगे, ये क्या होगा, शर्करा। अगर आप बाहर भी करना चाहें तो ये प्रक्रिया संपन्न हो गई। शर्करा का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है अग्नाशय में। तो ये शर्करा का जल अपघटन जब इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो हमको प्राप्त होते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो हमें मिलता है ग्लूकोस और एक मिलता है फ्रक्टोस। आप जानते हैं जब आपने कोई भी पदार्थ ऐसा खाया जिससे हमें क्या प्राप्त हुई, शर्करा, और या कहें कि हमने ये कह सकते हैं कि हमने चीनी को घोला पानी में और उसको पी लिया। इन्वर्टेज एंजाइम हमारे शरीर में है जिसने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण किया, और ग्लूकोज जब टूटता है, इसमें जब ऑक्सी श्वसन होता है तो हमें 38 ATP प्राप्त होते हैं और फ्रक्टोज से हमें 2 ATP प्राप्त होते हैं। तो ये 38 ATP बनते हैं इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं ऊर्जा का सिक्का, जिससे दिन भर की हम जो दैनिक जीवनचर्या करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, तो ATP ही खर्च कर देते हैं। ये ATP ही स्टोर होते हैं, किसके माध्यम से बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन द्वारा बनते हैं। ऑक्सी श्वसन में ज़्यादा प्राप्त होते हैं और अनॉक्सी श्वसन में कम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर है कि ग्लूकोज के जब हम शर्करा का पाचन करते हैं जल के साथ में, तो इन्वर्टेज एंजाइम जो हमारे शरीर में पाया जाता है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है शर्करा को, और 38 ATP प्राप्त होते हैं और 2 ATP निकल जाते हैं। अब नंबर आ जाता है दूसरा, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज लिख दीजिए, एंजाइम। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना है C6H12O6, ये ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में से कोई भी हो सकता है। जब हम इसका ग्लूकोज, आप देख लीजिए, हमारा पहले हमने चीनी के साथ में पानी यानी शरबत बनाया, पी लिया, तो हमारा बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम फिर जाइमेज या जाइमेज बोले, जाइमेज एंजाइम हमारे शरीर के किसी अंग से उत्सर्जित होता है, तो ये बनाता है C2H5OH एथिल अल्कोहल, और ये हमारे नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में, एक ये उत्प्रेरक एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम, और ये जाइमेज एंजाइम है।
तो ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अब हम पूरा करेंगे, कार्बन कितने हैं 6, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूनी 4 यहाँ प्राप्त हो गए और 2 ये यहाँ पर 6। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए कार्बन। हाइड्रोजन को जोड़ेंगे 12 हैं, तो 2 पंचे 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए। ये देख लिए 2 पंचे 10 ये और 2 एकन 2 12 हाइड्रोजन ये हो गए। फिर ऑक्सीजन 6 हैं, तो 2 ये हैं 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 यहाँ पर है। पूरी कंप्लीट हो गई। तो जब ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कौन सा एंजाइम है? जाइमेज उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये हमारे शरीर के अंदर एथिल अल्कोहल बनती है। अगर हम नियमित थोड़ी बहुत मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो शरीर के अंदर जो डाइजेशन की क्रिया है वो परमानेंट है, लेकिन कुछ इसको अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो लीवर सड़ जाता है और उसको बहुत भारी नुकसान होता है। अब नीचे नहीं लिख सकते हैं, ज़्यादा झुककर लिखने में दिक्कत होती है। अब ऊपर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, 2 हो गए एंजाइम, अब तीसरा लिखते हैं। तीसरा है डाइस्टेज एंजाइम। अब हमने क्या होता है, अंकुरित जौ या आलू, अंकुरित जौ या आलू से प्राप्त स्टार्च C6H12 C6H10O5, ये एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है जिसे हम बोलते हैं स्टार्च का जल अपघटन हमने आलू या तो उबले हुए आलू या अंकुरित जौ का सेवन कर लिया, खा लिया और हमने उसके साथ में जल ले लिया NH2O। तो यहाँ पर हमारा एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसे हम कहते हैं, और उपस्थिति कौन सा एंजाइम बदलेगा इसको? डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम इसको बदल देगा माल्टोज में C12H22O11 का होल N हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12 कार्बन 12 हो गए और 2.20 हाइड्रोजन यहाँ और 2 ये 22, 2 पंचे 10 ऑक्सीजन ये और ये ऑक्सीजन 1 11। तो ये बन जाता है आपका माल्टोस। माल्टोस जब हम स्टार्च अंकुरित जौ और या आलू से प्राप्त स्टार्च को सेवन करते हैं, जल लेते हैं, जल तो परमानेंट ही लेते रहते हैं और डाइस्टेज एंजाइम उसको बदल देता है माल्टोज में। ये हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है, आर्टिफिशियल भी, यानी बाहर भी इसको करके देख सकते हैं इस एंजाइम के द्वारा। माल्टोज आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगला नंबर 4, अब ये बन गया माल्टोज। अब यहाँ पर लिखेंगे माल्टेस एंजाइम। ये माल्टोज एक पदार्थ है और ये पॉलीसेकेराइड यानी कि एक बहुलकीय शर्करा है, बहुलक जैसी, क्योंकि N है एक पॉलीसेकेराइड। जैसे एक कण ये, एक कण ये, कड़ी के जैसा बनता रहे, कड़ियाँ बनकर आपस में एक चैन बना दें, तो ये एक एक कण किसका होगा? माल्टोज का। एक ये एक ये एक आपस में चैन बनाए हुए हैं, चयनात्मक। तो ऐसी शर्करा पॉलीसेकेराइड कहलाती है, धागा नुमा, जैसे धागे बनाए जाते हैं, रेशा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये माल्टोस एंजाइम C12H22O11, ये एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। इसका हम जल अपघटन करेंगे NH2O की उपस्थिति में करेंगे तो ये हाइड्रोजन मिलने से ये 24 हो जाएगा और ऑक्सीजन मिलने से ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये क्या है? माल्टोस। और एंजाइम आपका क्या है? माल्टेस।
जिसे माल्टेज बोलते हैं। ये देखिए पदार्थ है और ये एंजाइम है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर C6H12O6 सभी मात्रा में आपको प्राप्त होता है ग्लूकोस। अब देख लीजिए, जब हम आलू आप जानते हैं पोटैटो या अंकुरित जौ को हम सेवन करते हैं तो डायस्टेज एंजाइम बदल देता है इसको माल्टोज में। अब माल्टोज का हम जब पुनः जल अपघटन कराते हैं माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति तो सभी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के 2 अणु बने तो एक अणु देता है 38 ATP, 2 बन गए तो 38 दूना कितने हो गए 76। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मधुमेह रोग है तो उसको आलू के सेवन या कुछ ऐसी चीज़ों को खाने से लिए इसीलिए रोक दिया जाता है पॉलीसेकेराइड शर्कराओं को कि वहाँ पर ATP ज़्यादा बनते हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त का जो प्रेशर होता है उसमें गिरावट आ जाती है, ब्लड प्रेशर उतनी हाई नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है कि उसको मधुमेह रोग ज़्यादा हो जाता है। अब आपको हम बताते हैं इसमें 5वां अमोनिया NH2CONH2, ये यूरिया है। ठीक है, यूरिया का हम जब जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम। देखिए यूरिया हमारे शरीर में बनती रहती है जिससे का हम उत्सर्जन मूत्र के रूप में यानी यूरिन के रूप में कर देते हैं। यूरिया का फार्मूला है आपका, इसे यूरिया बोलते हैं। यूरिया का जल अपघटन हम जब कराते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन, एक इससे लग जाता है अमोनिया बन जाता है यहाँ से टूटकर और एक इससे ऐड हो जाता है। तो एक ये अमोनिया इस हाइड्रोजन के कारण बन जाता है और एक ये अमोनिया इस हाइड्रोजन के कारण। तो अमोनिया बनती है NH3, 2NH3। अब बचा क्या आपका CO, ये बंद यहाँ से टूट गया, ये भागता भागता इस ऑक्सीजन से जुड़ता है तो बन जाता है CO2। अब देख लीजिए यूरिएज एंजाइम यूरिया को जल अपघटित करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये हो गए आपके एंजाइम उत्प्रेरक। अब इनमें जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो आपकी पाचन क्रिया ध्वस्त हो जाती है, आपका पेट या डाइजेशन खराब हो जाता है, पेट दर्द, खाना पचता नहीं, बदहजमी जैसी विभिन्न शिकायतें होती हैं। ये मान लीजिए कि शरीर की 80% बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती है। आपका स्टोमच सही से कार्य नहीं करता है क्योंकि हार्मोन्स की जो स्थिति है उसको सही समय पर लागू नहीं होती है। जब उसको चाहिए जो हार्मोन या बोले एंजाइम उसी समय आना चाहिए, उत्सर्जित होना चाहिए। अब बताते हैं एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं। अब एंजाइम उत्प्रेरक आपने सीख लिया, अब इसकी विशेषताएं। विशेषताएं हैं तो नंबर 1 विशेषता इसकी है सक्रियता। देखिए सक्रियता का मतलब होता है एंजाइम, जैसे हर एंजाइम इन्वर्टेज हो, चाहे वो जाइमेज हो, चाहे डाइस्टेज हो, चाहे वो माल्टेज हो, चाहे यूरियोज हो, एंजाइम की सक्रियता एक विशेष रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए ही उत्प्रेरित होती है। प्रत्येक एंजाइम प्रत्येक रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। सक्रियता उसी एंजाइम पर होगी जैसे इन्वर्टेज एंजाइम केवल शर्करा का जल अपघटन करके ग्लूकोज फ्रक्टोज बना सकता है, केवल शर्करा को ही करेगा, अन्य रासायनिक अपक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करेगा, अन्यथा अपक्रिया संपूर्ण या कहेंगे होगी ही नहीं। अगला पॉइंट नंबर 3,
विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति में यहाँ भी है। और एक बात बता दें, सक्रियता तब भी लागू होती है जब एंजाइम को एक निश्चित ताप पर और निश्चित समय पर या निश्चित समय के लिए हम कोई पदार्थ लेते हैं और एंजाइम उत्प्रेरित होता है तो वो अपनी सक्रियता अधिक प्रदर्शित करता है, क्योंकि अच्छे टाइम और उसकी जितनी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा उत्प्रेरक का, उतना ही वो सक्रिय होगा। अब आ जाता है विशिष्ट प्रकृति। देखो विशिष्ट प्रकृति क्या होता है, एक विशिष्ट एंजाइम, एक अकेला एंजाइम केवल एक ही विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। ये उसका विशिष्ट यानी अनोखी बात, एक स्टैंडर्ड नेचर यानी कि अनोखी बात होती है कि वो एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता, अन्यथा अन्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। नंबर 3, अनुकूलतम तापमान। आपने कहावत सुनी होगी कि बसंत ऋतु में या वर्षा के दिनों में भोजन अधिक ग्रहण किया जाता है, या कहते हैं भोजन का अधिक सेवन करते हैं, या तापमान में ज़्यादा उठाव गिराव ना हो तो ऐसे एक तापमान हो जैसे बसंत ऋतु, तब हम खाना खाएं। वर्षा के दिनों में हम ज़्यादा खाते पीते हैं तो ज़्यादा सेहत बन जाती है, क्योंकि उस समय हमारे जो शरीर का तापमान है वो स्थिर रहता है। तो अनुकूलित तापमान, यदि शरीर का तापमान या कहें बाहर वातावरण का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले एंजाइमों की सक्रियता अधिक होती है, वो अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, पेट की में खराबियां कम उत्पन्न होती हैं और हम शरीर का सही से ग्रोथ करते हैं, उसके सही पोषक तत्व सही जगह पर पहुंचते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में गर्मी हो जाती है, आपने देखा होगा जब ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, गर्मी आपको ज़्यादा लगती है तो आपका खाने का मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एंजाइम या आपका डाइजेस्ट खराब हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं। तो लूज मोशन क्या होता है कि तापमान में बढ़ोतरी के कारण एंजाइमों की प्रकृति विकृत हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है एंजाइमों में। तो क्या है, जब अनुकूलित तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपका एंजाइमों की प्रकृति अच्छी बनी रहेगी। इससे कम या ज़्यादा, इससे कम भी तापमान और ज़्यादा तापमान पर एंजाइम की प्रकृति विकृत हो जाती है, टूट फूट जाती है, वो अच्छी प्रकृति के नहीं रहते हैं, उनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और डाइजेशन क्रिया खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट, अनुकूलतम पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अनुकूलतम पीएच हम जानते हैं कि जब किसी एंजाइम का अनुकूलतम पीएच मान 5 से 7 होगा तो हमारे एंजाइम अधिक सक्रिय होंगे। इससे अधिक पीएच मान होने पर एंजाइम की में विकृति उत्पन्न हो जाती है और पाचन क्रिया जैसी तमाम घटनाएं घटने लगती हैं, और ज़्यादा कम होने पर भी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अनुकूलन तापमान, ठीक है, और अनुकूलन पीएच मान, ताप इतना हो तो एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, और पीएच मान 5 से 7 के बीच में हो तब भी एंजाइम बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जैसा टेढ़ा मेढ़ा खा लें, कुछ भी खा लें, सब हजम हो जाएगा। नंबर 5, सन एंजाइम संदमन। एंजाइम संदमन वे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता या ज़्यादा होने पर, जैसे जब हमारे पेट में क्या होती है, हम इनो वगैरह पीते हैं, जब जेल ज़्यादा बनने लगता है, एंजाइम ज़्यादा निकल रहे होते हैं, तो हम कुछ ऐसे पदार्थ ले लेते हैं जो एंजाइम का
संदमन कर देते हैं और एंजाइम की सक्रियता को घटा देते हैं। तो आप जान गए होंगे एंजाइम के विशेष एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं, सक्रियता क्या होती है, विशिष्ट प्रकृति क्या होती है, अनुकूलन तापमान कितना चाहिए, पीएच मान कितना चाहिए और संदमन जान गए हैं। अब आपको लास्ट इसमें बताना एंजाइम की क्रिया विधि, एंजाइमों की क्रिया विधि, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया विधि लिख सकते हैं कि क्रिया विधि। देखिए एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है ताला कुंजी सिद्धांत। तो इसमें हम बोलेंगे एंजाइमों की क्रियाविधि विशिष्ट प्रकार की होती है। एंजाइमों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एंजाइमों के पृष्ठीय क्षेत्रफल विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें अभिकारक अणु ताले में चाबी के समान, कैसे, ताले में चाबी के समान जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाते हैं और वो पुनः प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। यह सिद्धांत ताला चाबी सिद्धांत कहलाता है। जैसे आपका ये है एक प्रोडक्ट अभिकारक, ये अभिकारक है, इसको इसकी अभिक्रिया करनी है, इसमें एंजाइम इसी आकार का आएगा, इसी आकार का एंजाइम। ये आपका क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, या इसको आप लिख दें एंजाइम, और ये है अभिकारक। एंजाइम में जो ये खांचे होती हैं, ये जो बीच में टेढ़े मेढ़े स्थान हैं, ये केंद्र कहलाते हैं सक्रिय केंद्र। इसी सक्रिय केंद्र पर ये अभिकारक अणु बिल्कुल ताले में चाबी के समान इकट्ठा हो जाता है। तो संरचना आपकी क्या बन जाती है, इस प्रकार की। ऐसे ये संरचना बन जाती है और ये बन गई। ये देखिए दोनों आपस में जुड़ गए। ये क्या है आपका एंजाइम, ये आपका एंजाइम। तो अभिकारक और एंजाइम आपस में जुड़ गए, तो अभिक्रिया होने के बाद में एंजाइम वैसे का वैसा ही निकल आया, और ये दो प्रोडक्ट बन गए, पी पी। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ये तो आपका एंजाइम है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। ये बीच का जब बनता है ये माध्यमिक यौगिक होता है। तो देखिए एंजाइम में अभिकारक ताले में कुंजी के समान फिट हो जाते हैं, और बीच का यौगिक माध्यमिक यौगिक, ये क्या कहलाता है, माध्यमिक यौगिक। और उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जिनकी क्रिया विधि नहीं बदलती है। एंजाइम के ये क्या हो गए, एंजाइम अलग हो गया, और जो अभिकारक अणु था वो उत्पाद में बदल गया, प्रोडक्ट, और ये एंजाइम एंजाइम ही रहा। तो क्या कहते हैं, एंजाइम के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी खांच के नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। प्रत्येक एंजाइम पर जो सक्रिय केंद्र, ये खांचे हैं, सक्रिय केंद्र बोलते हैं इन्हें, सक्रिय केंद्र। प्रत्येक एंजाइम की अलग अलग ये संरचनाएं होती हैं जिनमें अभिकारक अणु ताले में कुंजी के समान जुड़कर
पहले माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, यानी आपका उत्पाद बनकर तैयार, एंजाइम अलग निकल गया। जैसे हमने ये लिया था क्या, C12H22O11 ग्लूकोज, इसमें ही जल मिलाया था, और ये इन्वर्टेज है। ये आपका क्या है, गलत लिख दिया है, इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये हमारा है इन्वर्टेज, और ये है आपका अभिकारक जिसका नाम था हमारा C12H22O11, और इसमें हमने डाला था जल H2O। तो ये बीच का माध्यमिक यौगिक बना, ये इन्वर्टेज रहा, इन्वर्टेज, और ये बन गया C12H22O11, और इसमें प्लस में जल ऐड हो गया। बाद में ये इन्होंने एंजाइम ने अपनी क्रिया दिखाई, सक्रियता, एंजाइम इन्वर्टेज अलग हो गया, इन्वर्टेज अलग हो गया, और ये बन गया C6H12O6, ये बन गया आपका ग्लूकोस, और ये दूसरा आपका क्या बन गया, C6H12O6 फ्रक्टोस। तो एंजाइमों की जो क्रिया विधि होती है वो एक कैसी होती है, जैसे ताले में कुंजी के समान। तो आपका उत्प्रेरक टॉपिक आज बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये सच मानिए आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, तो ये वीडियो हमारा यदि पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल के साथ में नए जुड़ रहे हैं तो वो अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करें, और उन्हें बताएं कि इस चैनल पर सभी प्रकार के जितने भी आपके विषय हैं उसका उच्च गुणवत्तापूर्वक ज्ञान दिया जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।